हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी एंड ब्लड के इस चैनल पे। मैं शुभम श्रीवास्तव लेकर आया हूं आप सभी के लिए सेमेस्टर फर्स्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो बी फार्मेसी का ये जो सीरीज हम चला रहे हैं, मतलब बी फार्मेसी के अंदर 8 सेमेस्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपको देने वाले हैं। तो इसी सीरीज में आज हम आप पहुंचे अपने पहले वीडियो की तरफ, और आज के इस पहले वीडियो में हम अपने पहले सेमेस्टर के पहले सब्जेक्ट दैट इज की ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसका कोड है बीपी 101T, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि यूनिवर्सिटीज ने इसको कई बार पूछ रखा है, तो यहां से हमें एक आइडिया मिलता है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हमारे एग्जामिनेशन में भी हमारी यूनिवर्सिटीज हमसे ये क्वेश्चंस पूछ सकती हैं। तो इसी क्रम को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने कौन सा आ रहा है। कि भाई क्या है हमारा पहला सवाल। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है क्या, एक बार जरा गौर करेंगे, पहले पेन सेलेक्ट कर लिया जाए। ओके, तो क्वेश्चन कहता है ड्रॉ ए लेवल्ड डायग्राम ऑफ सेल। चलिए ठीक है, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको यहां तक देखने के बाद एक चीज तो दिमाग में क्लियर है। क्लियर ये है कि ये एक ऐसी चीज है जिसको हमने पहले भी पढ़ा था इस बी फार्मेसी में एडमिशन लेने से पहले कब पढ़ा था, तो शायद क्लास 11th में हमारे पास एक चैप्टर था जिसको हम लोग बोल रहे थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। वहां हमने सेल के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा था। उस दौरान हमने सेल के डायग्राम को भी देखा, फिर हमने यहां पे देखा, उसके पहले भी देखा। तो कई सालों से हम सेल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। कई सालों से हमने सेल को देखा है, जाना है, समझा है। तो सेल के एक डायग्राम को बनाना है क्वेश्चन का पहला डिमांड। तो पहला डिमांड चलिए फुलफिल हम कर देंगे कि मान लिया इस तरीके से हम एक सेल को बना देंगे। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हमारे दो तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है। क्या क्या की पॉइंट्स हैं जिसको अगर आप अपने पेपर में डालते हो तो आपको मार्क्स पूरे पूरे मिलेंगे। सबके ऊपर हमारा डिस्कशन होने वाला है। देखिए, तो पहला तो इस तरीके से हम अपने आंसर को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए सेल का डायग्राम बना लें। अगर एक सेल को बोला जाए तो यहाँ पर बेसिकली हम एनिमल सेल को ध्यान में रखते हैं। अगर आप एनिमल सेल को अगर ध्यान में रखेंगे तो इस आउटर मोस्ट बाउंड्री को, हमें पता है कि इस आउटर मोस्ट बाउंड्री को हम लोग सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। साथ ही में बीच में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है जिसको हमने न्यूक्लियस का नाम दे दिया है। हो सकता है यहां पर कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोल दें। यहां पर हो जाएगा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। फिर हमें कुछ दिखेगा इस तरीके का स्ट्रक्चर, यहां पर ऐसे 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 ऐसे। इसको हम लोग बोल देंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से डाल देंगे। और ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्मूथ। स्मूथ क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट है। अब इसी के बगल में कुछ इस प्रकार से अगर हम लोग इस तरीके से बना दें और इसके ऊपर इस तरीके का कुछ डॉट 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 लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये डॉट डॉट जो होता है ये हो जाता है हमारे राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स और ये हो जाता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समवेयर हियर हमको दिख सकता है इस तरीके से हमारा गोल्जी बॉडी। तो इस तरीके से एक बेसिक सेल का डायग्राम हम बना सकते हैं। चलिए हम बना देंगे। फिर सेकंड पार्ट में कहता है एक्सप्लेन इन डिटेल ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ खास बात है। क्या खास बात है कि ये जिसको हमने सेल मेम्ब्रेन बोला है ना, इसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसी को हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम भी दे दिया। अगर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखें, मतलब कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, अगर इसको थोड़ा जूम करके अगर हम देखें माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमको पता चलता है ये कुछ लिपिड के लेयर्स हैं। लिपिड को अगर हम लोग बनाए तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। बचपन से देखते आ रहे हैं कि लिपिड इस तरीके से बनता है। 11th-12th में देखा है, बायोमोलिक्यूल्स नामक चैप्टर में देखा होगा। इस तरीके से हमने क्या किया है, लिपिड को बना दिया है। लिपिड के ये रहे हमारे पास एक लेयर, ये एक लिपिड है और ये लिपिड, कुछ लिपिड्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये लिपिड का एक लेयर बना करके दे रहा है। वहीं पे अगर हम लोग इधर से इसके दूसरे लेयर को इस तरीके से अगर हम लोग जोड़ते चले जाएं, दूसरे लेयर को इस तरीके से जोड़ते चले जाएं, तो हमको ये दिखता है क्या कि ये लिपिड का बाई लेयर है। कुछ दिख रहा है इस तरीके से कि लिपिड का एक बाई लेयर बन गया। अब ये जो लिपिड का बाई लेयर है, यही जो है यही हमारा सेल मेम्ब्रेन है, यही हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो बेसिकली हमें देखना है क्या कि सेल के डायग्राम को, और दूसरी चीज कि इस लिपिड के बाइलेयर के बारे में। अब सेल के अंदर किसी को घुसना है, मान लीजिए
कि जो फूड हम लोग ले रहे हैं उसको सेल के अंदर जाना है। फूड इन द फॉर्म ऑफ क्या ले लिया, मान लो कि फूड इन द फॉर्म ऑफ C6H12O6 के फॉर्म में हमने फूड को कंज्यूम किया। अब जरूरत है कि इस फूड को सेल के अंदर भेजा जाए। तो जब ये फूड सेल के अंदर जाएगा तो इसको इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से परमिशन लेना होगा कि मतलब फूड इधर से अंदर जा सकता है या नहीं। जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं फॉर रेस्पिरेशन पर्पस, तो उस ऑक्सीजन को भी, अगर ये ऑक्सीजन हमने इनहेल किया है तो इस ऑक्सीजन को भी क्रॉस करके जाना है इस बाउंड्री को। तो क्या ऑक्सीजन को इधर आने का परमिशन मिलेगा कि नहीं, मतलब वही जो भी सब्सटेंसेस है, फूड है, एयर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सारे सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना है हमें मेम्ब्रेन के आर पार। तो इसके बारे में हमारा डिस्कशन, यही हमारे क्वेश्चन का मतलब है। थोड़ा सा टाइम देके क्वेश्चन के मतलब को समझ लेंगे तो हमारा जो आंसर है वो कुछ ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये ना हमारे पास क्वेश्चन, ये रहा इस क्वेश्चन का मतलब। इसको आप नोट कर सकते हो, आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ और डिस्कस करते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। तो ये हमारे पास एक सेल का बहुत ही बेहतरीन सा क्या आ गया, एक डायग्राम आ गया। ये डिटेल डायग्राम है। इस डायग्राम को अगर तुम बनाते हो अपने एग्जामिनेशन में, अपने पेपर में, तो तुम बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हो। डायग्राम बनाते टाइम कुछ कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान देना है। जैसे सबसे पहले यहां पर तुम आंसर लिख दिए, पेपर में इसी तरीके से लिखना। क्या करना है, सबसे पहले आंसर लिख देंगे। आंसर लिखने के बाद लिख देंगे क्या, आंसर लिखने के बाद यहां पर इस तरीके से लिख देंगे कि लेवल्ड डायग्राम ऑफ सेल। यहां पर लिख दिया इस तरीके से, लेवल्ड डायग्राम ऑफ सेल। अब सेल के लेवल डायग्राम को यहां पर उसके नीचे हम बना देंगे। लेवलिंग करते टाइम खास करके ध्यान देना है कि जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पर ही हमारा ये एरो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि माइटोकॉन्ड्रिया से थोड़ा इधर उधर एरो चला जाए। अगर इधर उधर एरो चला जाएगा तो वहां पर हमारे मार्क्स कट हो सकते हैं। सबसे आउटर में हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिल रहा है, और ये बीच में ये जो स्पेस है जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, उसको हमने साइटोप्लाज्म दे दिया। कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स भी हैं यहाँ पर। डिटेल डायग्राम है तो माइक्रोट्यूब्यूल्स भी है, सेंट्रोजोम भी है, माइक्रोफिलामेंट्स दिख रहा है, लाइसोसोम है, सुसाइडल बैग, यहां पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ इसलिए क्योंकि ये प्लेन है। वहीं इसके बाजू वाले पे कुछ डॉट 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 स्ट्रक्चर, और उसको हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया। इसको रफ इसलिए बोला क्योंकि ये जो डॉट डॉट मौजूद है ये कुछ और नहीं बल्कि राइबोसोम है, एक ऐसी जगह जहां पर हमारे प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होता है। इसलिए इसको हम लोग फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। न्यूक्लियस मौजूद है जिसको ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। सारी चीज यहीं से कंट्रोल होंगी, यही सेंट्रल कमांड है इसका। न्यूक्लियोलस है, क्रोमेटीन हमको दिख रहा है अंदर में, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल का भी कुछ सामान हमको यहाँ पर दिख गया। गोल्जी बॉडी है, गोल्जी वेसिकल्स है, पेरिक्सोसोम, सेक्रेटरी वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। वैक्यूल्स की स्पेशल चीज है कि ये प्लांट सेल में प्रेजेंट है लेकिन एनिमल सेल में भाई साहब एब्सेंट है। लेकिन एनिमल सेल में भी कभी कभी ये प्रेजेंट होता है। मतलब एनिमल सेल की बात करें तो समटाइम्स वैक्यूल्स आर एब्सेंट बट समटाइम्स वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। लेकिन जब प्रेजेंट होता है तो काफी छोटे साइज में होता है, बहुत ही छोटे साइज का होता है वैक्यूल, और अगर एब्सेंट है तो फिर एब्सेंट ही है। प्लांट सेल में अगर वैक्यूल्स की बात करें तो काफी लंबा स्पेस, बहुत ही ज्यादा, अप टू 90% ऑफ द स्पेस को भी वैक्यूल्स कवर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस एक छोटा सा, एक डिटेल्ड लेवल्ड डायग्राम है तुम्हारे सामने, इसको नोट कर लेना, याद रखना। ऐसे हम लोग स्टार्ट करेंगे कि लेवल डायग्राम ऑफ सेल बता करके। अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो छोटा सा यहाँ पर लिख दो। सबसे पहला लाइन तुम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो। अगर एक मिनट इसको थोड़ा सा और इंप्रूव अगर किया जाए तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। कैसे? सबसे पहले यहां पर लिख देंगे कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस तरीके से हम यहां पर कह देंगे। और सेकेंड पॉइंट में लिख देंगे यहां पर कि लेबल्ड डायग्राम ऑफ, लेबल्ड, इस तरीके से लिख देंगे कि लेबल्ड डायग्राम ऑफ सेल, और उसके नीचे हम ये डायग्राम बना देंगे, हमको पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का छोटा पार्ट है, छोटा वाला हिस्सा। जो इस चैप्टर, जो इसका मेन कंटेंट है इस आंसर का, चलो हमारे ये जो पहला पॉइंट था एटलीस्ट ये कंप्लीट हो गया। अगर हमारे 15 मार्क्स में हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है तो 15 मार्क्स में से मिनिमम मार्क्स आपको इसमें ऑफर किए जाएंगे, और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कवर होंगे हमारे सेकंड वाले पार्ट में, दैट इज कि जहां पर हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये वाला, ये जो कुछ इस तरीके का लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर बना रहा है, इस लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसके बारे में। ठीक है, इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, बढ़ते हैं आगे। ओके, तो ये रहा हमारे पास हमारा
ये कुछ सेल के मेन कंपोनेंट्स है, इसके बारे में हमारा डिस्कशन है, बता दिया जो जो हमें देखने को मिला हमारे डायग्राम में। स्टार्टिंग फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया, हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख लिया है। सिंपल बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं कि पावर हाउस है हमारे सेल का। इसके बारे में बात करें तो पावर हाउस ऑफ सेल है, सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इजी टू है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो ये जो हमको पता है कि आउटर मोस्ट बाउंड्री है। अगर एनिमल सेल की बात करें, प्लांट सेल में सेकंड आउटर मोस्ट बाउंड्री, क्योंकि प्लांट सेल में सबसे बाहर में, अगर प्लांट का एक सेल बनाते हैं तो हम कहते हैं कि सबसे बाहर में सेल वॉल है और उसके अंदर में जो लेयर है ये है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर हम कहते हैं कि सबसे बाहर में हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही मौजूद है। तो ये आउटर मोस्ट लेयर है, हमें प्रोटेक्शन भी दे रहा है। ट्रांसपोर्टेशन जो है तो इसके बारे में इस क्वेश्चन में डिटेल में हमें देखना है। साइटोप्लाज्म है, माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रोसोम, माइक्रोफिलामेंट्स, लाइसोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपैरेटस जो है सो वैक्यूल, सेक्रेटरी वेसिकल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट, राइबोसोम, क्रोमैटिन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। तो इसको भी नोट कर लेना। अगर ये सारे पॉइंट्स तुम लिख देते हो तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा जो तुम्हारे मार्क्स हैं वो बेटर हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आ गया हमारे इस चैप्टर का मेन कंटेंट, राइट। इस चैप्टर का हमारा मेन कंटेंट स्टार्ट है। मेन कंटेंट में हमारे पास सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम दे दिया। मतलब कि अगर ये छोटू सा ये वाला जो सेल था, मान लिया ये सेल था, तो इस सेल का ये वाला जो पार्ट है इसी को हमने यहां पर जूम करके बनाया है। जूम करके बनाने पे दिख रहा है कि जैसा मैंने बताया था, एक ये सर्कल दिख रहा है और उसके दो पैर दिख रहे हैं। वही चीज है कि एक सर्कल दिख रहा है, उसके दो पैर हैं, फिर नीचे एक सर्कल दिख रहा है, इसके ऊपर की तरफ दो पैर हैं। तो ये लिपिड का बाइलेयर स्ट्रक्चर क्या कहता है कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड एज द सेल मेम्ब्रेन। इसको हमने सेल मेम्ब्रेन का नाम दे दिया, पता है हमें। The membrane found in the cells that separate the interior of the cell from the outside environment। ये एक ऐसी जगह है कि सेल की इंटरनल एनवायरनमेंट को आउटर एनवायरनमेंट से अलग करता है, सेपरेट करता है। हमको पता है कि जैसे कि ये जो सेल मैंने बना दिया मान लो छोटा सा, तो ये रहा हमारा आउटर एनवायरनमेंट और ये रहा हमारा इनर एनवायरनमेंट। तो आउटर एनवायरनमेंट और इनर एनवायरनमेंट के बीच में एक सेपरेशन का काम कर रहा है। फिर कहता है कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ए लिपिड बाइलेयर दैट इज द सेमी परमेबल। ऑब्वियसली बात है, तब से देख रहे हैं कि बाइलेयर स्ट्रक्चर है, बाइलेयर स्ट्रक्चर है किसका, तो लिपिड का। और साथ में कहता है कि सेमी परमेबल है, दैट इज व्हाई चीजें जो हैं वो इधर से इधर की ओर ट्रांसपोर्ट होती हैं और चीजें ऑल्सो इधर से इधर की ओर भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो चीजों का अंदर आना बाहर आना दोनों इससे कंट्रोल किया जाता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स एंटरिंग एंड एग्जिटिंग द सेल। वही चीज है कि आना और जाना दोनों को कंट्रोल करते हैं। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन से इन सबको लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। ये सारे पॉइंट्स अगर तुम लिखते हो तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन टेक स्क्रीनशॉट और राइट इट। आगे बढ़ते हैं। सो कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अगर सेल मेम्ब्रेन की तरफ अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। कहता है कि द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर डिटरमाइंस। अभी आपने कहा कि लिपिड होगा, फिर यहाँ पे फॉस्फोलिपिड, तो दोनों चीज लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। तो ये जो लिपिड बाइलेयर है, जो या फिर हम उसको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहते हैं, डिटरमाइंस व्हाट मॉलिक्यूल्स कैन मूव इनटू और आउट ऑफ द सेल। मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर हमने देखा था यही डिसाइड करते हैं कि किन चीजों को अंदर आना है और किन चीजों को अंदर नहीं आना है। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है इनका, बहुत ही सिंपल से अपने कुछ रूल्स हैं, कुछ अपने उन रूल्स के अकॉर्डिंग इन चीजों को कंडक्ट करवाते हैं। एंड सो इज द लार्ज पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द डेलिकेट होम्योस्टैसिस ऑफ ईच सेल। अब यहाँ पर एक नया टर्म आया, दैट इज होम्योस्टैसिस। खैर इसके ऊपर एक आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा कि भाई होम्योस्टैसिस होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो हमारे बॉडी का जो बैलेंस है उसके बारे में यहाँ पर बात करें। बॉडी के टेम्परेचर से लेके बॉडी की एक्टिविटी, उसमें एक परफेक्ट बैलेंस बनाया जाता है, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, दैट इज द होम्योस्टैसिस। हमारे पास बेसिकली चार तरीके के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। चार तरीका है जिसके तरफ से चीजें अंदर आ सकती हैं या इधर से चीजें बाहर जा सकती हैं। चार तरीका है, क्या क्या है। एक तो हो गया सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा है फैसिलिटेट डिफ्यूजन, तीसरा है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और चौथा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बेसिकली बात करें तो दो तरीके का है, फिर हमने दो को चार कर दिया है। दो कौन कौन से हैं, तो एक सीधा सीधा डिफ्यूजन वाला केस है और वो दूसरा जिसमें कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इन दोनों की अगर हम लोग बात करें तो इस दोनों में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। एनर्जी किस फॉर्म में होगा, तो एटीपी के फॉर्म में होगा भाई। अगर इस दो की अगर हम लोग बात करें तो इसमें बिल्कुल है कि हमें एनर्जी को खर्च करना पड़ेगा, एनर्जी तो लगने वाला है। किस फॉर्म में एनर्जी खर्च होगा, तो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी हमारा
खर्च होने वाला है, तो ये तो हमें खर्च करना पड़ेगा, तभी जाके चीजों को हम मूव करवा सकते हैं। तो बेसिकली ये 4 तरीके का है, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट इज द सेल मेम्ब्रेन आर सेमी परमिएबल। ऑब्वियसली बात है, कई बार देख लिया सेमी परमिएबल है, मीनिंग दे हैव कंट्रोल ओवर व्हाट मॉलिक्यूल्स कैन और कैन नॉट पास थ्रू। सम मॉलिक्यूल्स कैन जस्ट ड्रिफ्ट इन एंड आउट, सीधा अंदर आना और बाहर जाने का है। द अदर रिक्वायर्स द स्ट्रक्चर टू गेट इन आउट ऑफ द सेल, और किसी किसी को स्ट्रक्चर की जरूरत है। सीधा यहाँ पर ये डायग्राम हमें ये क्लियर करेगा। हमको यहाँ पर इस डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पर ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, कुछ चैनल्स हैं, ये चैनल प्रोटीन है, कुछ यहाँ पर अलग अलग तरीके के कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोलिपिड है। तो कोई कोई सीधा सीधा आर पार हो सकता है, लेकिन किसी किसी को इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है। तो वही चीज वो स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर कह रहा है, राइट। तो यहाँ पर यही हमारा स्टेटमेंट कह रहा था, कहता है ईच मेम्ब्रेन कंटेन्स द राइट मिक्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर टू हेल्प दैट कीप सेल इज इंटरनल एनवायरनमेंट जस्ट राइट। That the two major ways of molecule can move across the membrane। एक है हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें कि हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है, और एक है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एनर्जी अगेन इन द फॉर्म ऑफ, अगर एनर्जी की बात करें तो हम कहते हैं इट्स एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज एटीपी। कहता है डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स डाउन देयर ग्रेडियंट। ए ग्रेडियंट इज एनी imbalance in concentration and moving down from a gradient just means that they are practical their particle is trying to evenly distributed everywhere। मतलब इस तरीके से उसको अंदर करना है ताकि वो सेल में अच्छी तरीके से चारों तरफ फैल सके। इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कि अगर ये कोई सेल है, अगर इस सेल ने परमिशन दे दिया कि चलो चीजों को अंदर भेज दो, तो कुछ इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि जो भी चीज है वो इस पूरे एरिया में अच्छे तरीके से, इस पूरे एरिया को अच्छे तरीके से कैप्चर कर सके, अच्छे तरीके से उसमें फैल सके। Molecules move down their gradients through the membrane, membrane के थ्रू ही जाएगा, पता है। molecules that practice simple diffusion must be small and non-polar। non-polar कहने का मतलब है कि अगर हम इसकी बात करें तो इसका साइज छोटा होना चाहिए, और सिंपल डिफ्यूजन क्या हमने बचपन में पढ़ा है कि अगर इस तरीके से हम 2 कंटेनर रखते हैं, 2 कंटेनर बेसिकली अगर हम रख दें तो एक में अगर पानी का लेवल अगर हम लोग इस लेवल तक पहुंचा दें और एक में सिर्फ इतना ही है, और नीचे से दोनों को एक पाइप से जोड़ दें, तो हमको पता है कि इसमें से पानी जो है वो इसमें की ओर फ्लो करेगा तब तक जब तक कि इन दोनों में पानी का लेवल सेम ना हो जाए। एक सिंपल सा एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं। तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं, वही डिफ्यूजन यहाँ पर होगा। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर लिया है, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल लिया है, हमारे बॉडी का ही एग्जाम्पल लिया है। क्या है वो देखो, एग्जाम्पल में हमारे पास कहता है कि एल्वियोलाई इन आवर लंग्स। अगर हम अपने लंग्स को बनाए तो इस प्रकार से कुछ हम अपने एल्वियोलाई को डायग्राम बना देते हैं। ये एल्वियोलाई है जिसमें कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन वगैरह ऐड होता है। तो इसके जो वॉल्स है ना, इसके जो वॉल्स हैं ये इपिथेलियल सेल्स के बनाए जाते हैं। इपिथेलियल सेल्स के इसलिए होते हैं ताकि इजिली सिंपल डिफ्यूजन हो सके। ऑक्सीजन हमारे सीधा ब्लड में जाकर के इस तरीके से, अगर हमारे ब्लड सेल्स हैं तो इसमें जाकर के वो मिल जाए, ठीक है। The molecules most likely to involved in simple diffusion is water। जनरली सिंपल डिफ्यूजन वाटर वगैरह होता है, और वाटर में होने वाले डिफ्यूजन को हम लोग एक स्पेशल टर्म देते हैं, दैट इज ऑस्मोसिस। तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है आपके लिए, इसको भी नोट कर सकते हो। ये सारे अगर पॉइंट्स हम अपने पेपर में लिखते हैं तो मार्क्स हमारे पूरे मिलेंगे, इसके पूरे चांसेस हैं, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट इज फैसिलिटेट डिफ्यूजन। इसमें कहता है कि फैसिलिटेट डिफ्यूजन is a diffusion that helped along facilitated by a membrane transport channel। अब ये प्रॉपर ये सीधा नहीं जाएगा, अब इसको चैनल की जरूरत है। These channels are glycoprotein। ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है जैसे कि जो हमने डायग्राम में देखा है अभी, प्रोटीन विद कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड, they are allow molecules to pass through the membrane। एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर देखने का मन है तो फिर से देख लेते हैं, बिना देखे ऐसे ही मन नहीं मानता है। तो एक बार वापस से डायग्राम पे आते हैं। ये जो लिखा है इस तरीके से हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये कुछ चैनल्स है, तो इनके थ्रू जब ट्रांसपोर्टेशन होगा तो हमारा फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन होगा। These channels are almost always specific for either a certain molecules or a certain type of molecule, that is ion channels हो सकते हैं ये, and so they tightly linked to a certain physiologic functions। तो ये कुछ अपने पर्सनल और फिजियोलॉजिक फंक्शंस के लिए फिक्स होते हैं, वहीं पे अटैच होते हैं अच्छे तरीके से। एग्जांपल में है हमारे पास ट्रांसपोर्ट चैनल जैसे GLUT4 है, इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट इन डायबिटीज के मरीजों में, जहां पर हमारे किस चीज का, तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है उसकी बात यहां पर करते हैं। इस वाले केस में हमें पता है कि C6H12O6
इसके लेवल ब्लड में बढ़ जाने के कारण उनको डायबिटीज होता है। तो ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट फाउंड है फैट एंड स्केलेटल मसल। इंसुलिन ट्रिगर्स द GLUT4 टू इंसर्ट इनटू द मेम्ब्रेन। अभी इंसुलिन इसको ट्रिगर करता है ताकि जाके मेम्ब्रेन में जुड़ जाए और उसके बाद जो है हमारे ग्लूकोज जो है उसको आसानी से रिसीव कर लिया जाता है। तो इस तरीके से हमारे डायबिटीज पेशेंट्स के अंदर फैसिलिटेट डिफ्यूजन वाला जो केस है वो हमें दिख रहा है, राइट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा, तो समटाइम्स द बॉडी नीड्स टू मूव मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट देयर ग्रेडियंट। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कभी कभी ना चाहते हुए भी चीजों का विरोध करना पड़ता है। अब क्या है कि ये अगर मान लो सेल है, सेल का ये डायग्राम है, ये सेल का डायग्राम है और ये उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम हो गया, ये उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम हो गया। कभी कभी क्या है कि इजीली लगता है क्या चीजें इस डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं, लेकिन फिर भी हमको ये नहीं करवा करके हमें इसके अपोजिट में काम करना पड़ता है। इसी को बोलते हैं अगेंस्ट देयर ग्रेडियंट। दिस इज नोन एज मूविंग द अपहिल। यहां पर क्या है कि जैसे कि पहाड़ चढ़ना, अगर एक तरीके से इस तरीके से बनाए तो सीधी सी बात है कि अगर हम एक बॉल को लेके ऊपर की ओर चढ़ेंगे तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वही सेम चीज है। लेकिन अगर हम लोग इधर से बॉल को लेके उतर जाएं तो हमें खासा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ इसी तरीके से अपहिल है, ट्रांसपोर्ट दैट डायरेक्टली यूजेस एटीपी फॉर देयर एनर्जी, वही कह रहा है इज कंसीडर्ड प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जांपल है हमारे पास जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, इन सबको तुम नोट कर सकते हो, एग्जांपल है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये भी कुछ उसी प्रकार का है कि इसमें भी एनर्जी भर भर के लगने वाला है कि मूव्स मल्टीपल मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब ये मल्टीपल चीजों को मेम्ब्रेन के पार लेके जाएगा। अगर इसका बस चले तो ये क्या करता है, बस क्या चले, इसका चलता ही है और ये अपने हिसाब से जिनको ये पसंद करता है वो उसको सेल के अंदर लेकर के जाता है। पावरिंग द अपहिल मूवमेंट वन मॉलिक्यूल, या एस लिखा, या एक मॉलिक्यूल हो सकता है, एक से अधिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, द डाउनहिल मूवमेंट ऑफ द अदर्स। प्रोटीन दैट अलाउड मॉलिक्यूल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज ए सिम्पोर्टर। प्रोटीन दैट अलाउ मॉलिक्यूल्स टू गो इन अपोजिट डायरेक्शंस आर एंटीपोर्टर्स। एग्जांपल है हमारे पास सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। ये सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम तब देखते हैं, तब हम पढ़ते हैं इसको जब हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर है। एक बार ओवरव्यू देख करके हम अपने एग्जाम देने बैठेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके, देन हमारा एग्जाम बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। एंड द लास्ट पार्ट इसकी सारे आंसर को एक बहुत ही समराइज करके एक अच्छे से इसको चार्ट में बदल दिया गया है। यहाँ पर आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना दिए गए कुछ इस प्रकार से। ये रहा हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस तरीके से कि सिंपल डिफ्यूजन हो सकता है या फिर फैसिलिटेट डिफ्यूजन, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल डिफ्यूजन की बात करें तो कौन से मॉलिक्यूल, तो जो छोटे हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव करेंगे। एनर्जी का खर्च बिल्कुल नहीं होने वाला है। पल्मोनरी एडिमा इसके कुछ एग्जांपल हो गए। फैसिलिटेट डिफ्यूजन में पोलर मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं, नॉन पोलर की जगह पोलर की एंट्री है, लार्जर आयंस है। एनर्जी अभी भी यूज हम नहीं करेंगे GLUT4 जैसे डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 वाले में हमने अभी डिस्कस किया। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स मूविंग अगेंस्ट देयर ग्रेडियंट, इसमें एनर्जी लगेगी जैसे सोडियम पोटेशियम पंप। इसमें हमको देखने को ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि Na+/K+ पंप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, राइट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो मॉलिक्यूल्स गोइंग अगेंस्ट ग्रेडियंट। ये दोनों केस हमको देखने को मिल सकते हैं। एनर्जी बिल्कुल खर्च होने वाला है, एटीपी के रूप में एनर्जी खर्च होगा, इधर होने वाला है। और एग्जांपल में आ जाएगा हमारे पास सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। तो इस तरीके से हम अपने इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर इस तरीके से अगर हम आंसर लिखते हैं तो हमें पूरा मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये आंसर समझ में आया होगा, जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, ये आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होने वाला है। तो इसी तरीके के और PYQs के लिए और फार्मेसी से रिलेटेड और भी कोर्स डिटेल्स एंड वीडियो लेक्चर्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इन ब्लड के साथ। तब तक के लिए टाटा, थैंक यू, बाय बाय।